हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि जर्नल क्या होता है, जर्नल के एडवांटेज क्या होते हैं और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। मतलब यदि किसी ट्रांजेक्शन में आपको जीएसटी के रेट्स दिए हों तो आप उसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी है क्या। ठीक है, देखो बेटा, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है सर, इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि ऐसा टैक्स जिसका अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर जाएगा? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेगा। सर एक बार फिर से बोलिए, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन कौन बियर करेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर, जो क्या करेगा? जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेगा वो। ठीक है सर, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या किया गया? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बनाया गया, जो कि हमारा क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है सर, जीएसटी आने के पहले क्या सिनेरियो था और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीएसटी आने के पहले क्या होता था और जीएसटी आने के बाद क्या फायदा हुआ है। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम 3 पार्टीज रखेंगे, एक मैन्युफैक्चरर, एक ट्रेडर और एक अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले होगा हमारे पास मैन्युफैक्चरर। ठीक है, पहले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तब ना गुड्स ट्रेडर को बेचा जाएगा, तब ना गुड्स कंज्यूमर के पास जाएगा। तो सबसे पहले तो गुड्स का प्रोडक्शन जरूरी है, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। तो एक होगा मैन्युफैक्चरर, सबसे पहली पार्टी। मैन्युफैक्चरर क्या करती है? मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करेगा, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो किसको सेल करेगा? वो सेल करेगा किसको? ट्रेडर को। ठीक है, M स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरर, T स्टैंड फॉर ट्रेडर। वो ट्रेडर को कितने में बेच रहा है? वो ट्रेडर को बेच रहा है से 1 लाख रुपीज़ का। ओके, और बेटा जीएसटी आने के पहले एक इनडायरेक्ट टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, जो किस पे लगती था? जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। मतलब यदि कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो चूंकि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? गुड्स मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या लायबिलिटी आती है? एक्साइज ड्यूटी की। से मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया। कितनी? 18%। किससे चार्ज किया? ट्रेडर से चार्ज किया। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए ट्रेडर क्या है? बायर है। तो 1 लाख का 18% कितना हो जाएगा? 18,000 रुपीज़। ठीक है, तो ट्रेडर को फाइनल प्राइस कितना देना पड़ा? 1,18,000 रुपीज़। ओके, हु विल पे? ट्रेडर विल पे। ठीक है, ट्रेडर को कितना देना पड़ा? 1,18,000 रुपये। अब सर आगे क्या होगा? आगे समझते हैं। आगे ट्रेडर गुड्स को लेके आएगा, ट्रेडर उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करेगा या ट्रेडर कुछ पैकेजिंग चेंज करेगा, तो उसकी वजह से कुछ वैल्यू ऐड करेगा ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर कुछ खर्चा करेगा ना, तो वो रिकवर तो करेगा। तो ट्रेडर इस स्टेज पे ट्रेडर कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। से 1 सेकेंड, ट्रेडर बेचेगा किसको? बेचेगा कंज्यूमर को। ओके सर, ट्रेडर सेल करेगा कंज्यूमर को। ठीक है, अभी अपने को डिटरमाइन करना है कि ट्रेडर कंज्यूमर को कितने रुपए में बेचेगा। तो सबसे पहले तो ट्रेडर के लिए परचेस प्राइस क्या होगा? ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ट्रेडर के लिए पीपी क्या है। पीपी मतलब परचेस प्राइस। ये सिनेरियो कब का है? ये प्री जीएसटी सिनेरियो है। जीएसटी आने के पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले क्या होता था। तो पहले अपन देखते हैं, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? ट्रेडर को गुड्स बेचा, एक्साइज ड्यूटी लगाई 18,000, 1,18,000 फाइनल वैल्यू थी जो ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर को पे की। अभी ट्रेडर के लिए परचेस प्राइस क्या होगा? 1 लाख होगा या 1,18,000 होगा? पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जीएसटी के पहले की बात। ट्रेडर के लिए मेरा वैल्यू कितना बनेगा? 1,18,000 रुपीज़। ठीक है सर, 1,18,000 क्यों बना सर? 18,000 का तो टैक्स था ना। हाँ बेटा, 18,000 का टैक्स था, मगर 18,000 का वो टैक्स था जिसका क्रेडिट ट्रेडर को कभी भी नहीं मिलता था, जिसका क्रेडिट ट्रेडर को नहीं मिलता था। सर क्यों नहीं मिलता था? सब बताता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ। अभी यहाँ पे अपन समझते हैं क्या कि ट्रेडर के लिए परचेस प्राइस कितना हो गया? 1,18,000 रुपीज़। अब ट्रेडर ने क्या किया? ट्रेडर ने इस स्टेज पे कुछ वैल्यू एडिशन किया। राइट, वैल्यू एडिशन किया। से कितना किया? 20,000 की वैल्यू एडिशन किया। तो ट्रेडर को कॉस्ट कितनी पड़ रही है? ट्रेडर की कॉस्ट पड़ रही है 1 लाख कितना? 38,000। ठीक है, ट्रेडर की कॉस्ट पड़ रही है 1,38,000 से दिस वैल्यू एडिशन इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, मतलब ट्रेडर की फाइनल वैल्यू कितनी पड़ रही है? जितने
जिसमें ट्रेडर गुड्स को बेचेगा कंज्यूमर को, वो बन रहा है 1,38,000। अभी क्या होता था, पहले क्या होता था, सॉरी अभी नहीं, पहले क्या होता था, पहले एक एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए टैक्सेबल इवेंट था, और एक लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सेल्स टैक्स, ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ सेल अट्रैक्ट होता था। अभी ट्रेडर क्या कर रहा है, ट्रेडर तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा है, ट्रेडर क्या कर रहा है, ट्रेडर सिंपली गुड्स में कुछ ऑल्ट्रेशन कर रहा है, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहा है और फाइनल वैल्यू बना रहा है से 1,38,000। ओके, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो। ओके, ये 20,000 में क्या प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। सो फाइनल सेल प्राइस कितनी बन रही, 1,38,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स। उस टाइम पे लगता था वैट, ठीक है, से वैट लगा कितने से, 18% से, ठीक है सर। तो 1,38,000 का 18% कितना हुआ, 24,840, कितना हुआ 24,840। तो फाइनल वैल्यू कंज्यूमर को जितना जो पे करना पड़ा वो कितना था, 162,840, ठीक है, हमारी फाइनल वैल्यू आई 162,840। मतलब ये फाइनल 162,840 कौन पे करेगा, ये फाइनल 162,840 पे करेंगे हमारे कंज्यूमर भैया, ठीक है। मतलब क्या मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर को गुड्स बेचे कितने, 1 लाख प्लस 18,000, 1,18,000। ट्रेडर ने ऑल्ट्रेशन करने के बाद वैल्यू कितनी निकाली, 1,38,000। ऑल्ट्रेशन और से प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी निकाली, 1,38,000। 1,38,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स, उस पर वैट लगाया 18%, कितना 24,840। फाइनल प्राइस कितनी बनी, 162,840। 162,840 कौन किसको पे करेगा, कंज्यूमर विल पे टू द ट्रेडर। अभी सर ये बताइए, आप लोग ये बताइए कि इस पूरे एग्जाम्पल में आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक्साइज ड्यूटी पे वैट भी लग गया। यस सर, 18,000 की एक्साइज ड्यूटी पे 18% से वैट लग गया। एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स है, वैट भी एक टैक्स है, तो क्या ये टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। यस सर, मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहा है। यस सर, लग रहा है। कैसे लग रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे हमने परचेस प्राइस कितनी ली है, 1,18,000 एंड दिस 1,18,000 इंक्लूड्स 18,000 ऑफ एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब जो वैट लगेगा वो 18,000 की एक्साइज ड्यूटी पे भी लग रहा है। तो क्या हो रहा है इससे क्या हो रहा है सर आइटम तो एक ही है ना, ठीक है, जो आइटम जो कंज्यूमर परचेस कर रहा है, आइटम जो कंज्यूमर ले रहा है कंज्यूम करने के लिए, वो तो एक ही है ना, तो टैक्स भी एक ही लगना चाहिए, राइट। टैक्स एक ही लगना चाहिए। टैक्स ऑन टैक्स क्यों लगा रहे हो आप, मतलब जो मेरी एंड वैल्यू निकल रही है उस पर टैक्स लगाओ ना आप टैक्स पे टैक्स लगा दिए। इससे क्या हो गया, एक तो पहली बात तो क्या कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है, मतलब एक्साइज ड्यूटी पे वैट भी लग गया। उससे क्या हो गया कि प्राइसेस बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है, मतलब क्या प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो गया, ठीक है। ये टैक्स ऑन टैक्स को पहले क्या बोलते थे, टैक्स ऑन टैक्स को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, इज कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स लग गया। 18,000 की एक्साइज ड्यूटी पे 18,000 की एक्साइज ड्यूटी पे 18% वैट भी लग गया, ठीक है सर, टैक्स ऑन टैक्स लग गया। सर ये टैक्स ऑन टैक्स क्यों लग रहा है, देखो बेटा टैक्स ऑन टैक्स इसलिए लग रहा है, क्योंकि जो 18,000 की एक्साइज ड्यूटी जो ट्रेडर किसको मैन्युफैक्चरर को पे करके आया है उसका क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता था। मतलब जो 24,840 का वैट की लायबिलिटी आ रही, ये वैट की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए वो 18,000 की ईडी एक्साइज ड्यूटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता था सर, क्योंकि अलग अलग अथॉरिटीज चार्ज करती थी, अथॉरिटीज चार्ज करती थी टैक्स। एक्साइज कौन चार्ज करता था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वैट कौन चार्ज करता था, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब आप मेरे को ये बताओ, जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिला ही नहीं, उस टैक्स का क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट आपको क्यों देगा, बिल्कुल नहीं देगा। यदि अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं देगा। मतलब कुल मिला के क्या कि पहले अलग अलग टैक्स अलग अलग अथॉरिटीज़ अलग अलग इवेंट पे चार्ज करती थी। जैसे ईडी चार्ज होता था मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, वैट टैक्स चार्ज होता था सेल पे। ईडी चार्ज करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। वैट कौन चार्ज करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जो टैक्स किसी गवर्नमेंट को मिला ही नहीं है उसका क्रेडिट वो गवर्नमेंट नहीं देगा। तो पहले क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था, पहली बात। दूसरा क्या होता था, क्रेडिट नहीं मिलता था, इस कारण टैक्स ऑन टैक्स मिल जाता था और प्रोडक्ट महंगा हो जाता था। अब अपन देखते हैं पोस्ट जीएसटी सिनेरियो, ठीक है, पोस्ट जीएसटी सिनेरियो। सेम एग्जांपल, एक है मैन्युफैक्चरर भैया, एक है ट्रेडर भैया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है। कितने का बेच रहा है, 1 लाख का, ठीक है। वैल्यू कितनी, 1 लाख, राइट। अभी पोस्ट जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, पोस्ट, ये था हमारा क्या, ये था हमारा प्री, ठीक है।
जीएसटी आने के बाद क्या हुआ बेटा कि चाहे कोई सा भी स्टेज हो, ठीक है, एट ऑल स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है, एक ही टैक्स लगता है। क्या नाम है उसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जब एक ही टैक्स लगेगा तो उसका क्रेडिट भी मिल सकता है ना। अब अपन इसको समझते हैं क्रेडिट कैसे मिलता है। ठीक है, और इम्पैक्ट क्या पड़ा जीएसटी आने के बाद। से मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर को गुड्स बेचा वैल्यू 1 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इस पर अपन लगा देते हैं क्या, जीएसटी कितने से, 18% से। तो मेरा क्या बन गया, मेरा बन गया 18,000 का जीएसटी। फाइनल प्राइस कितना बन गया ट्रेडर के लिए, 1,18,000। ये 1,18,000 रुपये कौन पे करेगा, ये 1,18,000 हु विल पे, ट्रेडर विल पे। ठीक है सर, अभी ट्रेडर क्या करेगा, अब ट्रेडर की बारी आई। ट्रेडर गुड्स लेके आएगा, यस सर, उसमें कुछ नेसेसरी ऑल्ट्रेशन करेगा, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा अपना, और उसके बाद गुड्स किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। तो इस केस में मतलब कहाँ पे, इधर पे जीएसटी आने के बाद ट्रेडर के लिए परचेस प्राइस क्या हो जाएगी, 1 लाख और 1,18,000, 1 लाख या 1,18,000। सर 1 लाख, वाई 1 लाख बताता हूँ बेटा, वाई 1 लाख, क्योंकि क्या होगा कि ट्रेडर ने जो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे किया है एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट, उसका क्रेडिट वो अवेल करेगा और उस टैक्स को यूज़ करेगा अपनी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। अभी आप सुन के क्वेश्चन देखिए, एंड में आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जीएसटी के केस में क्या हो गया, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने लगा। जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने लगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो मैं आज पे कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेस, वो एट द टाइम ऑफ सेल मैं उसको अवेल कर लूँगा एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैं परचेस प्राइस पे क्यों जोड़ूँ, मैं अननेसेसरी कंज्यूमर पे बर्डन क्यों डालूं। ट्रेडर ने किया कुछ वैल्यू एडिशन, ओके, से कितना, 20,000 रुपीज़। तो ट्रेडर के लिए फाइनल वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना बना, 1,20,000 रुपीज़, राइट। अब क्या करेगा, इस प्राइस पे ट्रेडर रेडी है किसको बेचने के लिए, कंज्यूमर को। इसमें अभी टैक्स नहीं लगाए, अब अपन लगा देते हैं इसमें जीएसटी कितना, 18%। ठीक है सर, तो 1,20,000 का 18% कितना हुआ, 21600। ठीक है, 1,20,000, 141,600। दिस इज द फाइनल प्राइस जो कौन पे करेगा, जो कंज्यूमर पे करेगा किसको, कंज्यूमर किसको पे करेगा, ट्रेडर को। ठीक है सर पोस्ट जीएसटी गुड्स कितने के पड़ रहे हैं, गुड्स पड़ रहा है 141,600 के, लेकिन प्री जीएसटी कितने का पड़ रहा था, प्री जीएसटी पड़ रहा था 162,840। ठीक है, 162,840, अभी कितना दे रहा, 141,600। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 162,840 माइनस 141,600 कितना, 21,240, राइट, 21,240। ये था मेरा प्री का प्राइस, ठीक है, ये है मेरा पोस्ट का प्राइस। कितना, 21,240 रुपीज़ का बेनिफिट किसको मिल गया, कंज्यूमर को। मतलब जो प्रोडक्ट जीएसटी आने के पहले 1,62,840 का पड़ रहा था, वो जीएसटी आने के बाद 141,600 का हो गया। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा हुआ बेटा, ऐसा हुआ क्योंकि आपका टैक्स ऑन टैक्स हट गया, राइट, आपका टैक्स ऑन टैक्स हट गया। पहले क्या हो रहा था, आपका 18,000 का एक्साइज ड्यूटी था, राइट, उस पर क्या कर रहे थे आप, उस पर आप 18,000 का 18% क्या था आपका, वैट। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी पे आप क्या लगा रहे थे, वैट लगा रहे थे। एक्साइज ड्यूटी 18,000 और 18,000 का 18% कितना हुआ, 3240। जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 21,240 हो रहा है क्या, 21,240, यस सर, ये लो 21,240, टैक्स ऑन टैक्स हट गया, 21,240 से क्या, गुड्स सस्ता हो गया। ठीक है सर, हो गया ऐसा। अभी सर आप ये बताइए कि सॉरी, ये जो 18,000 का जीएसटी ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया है, क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन लेगा, ट्रेडर लेगा क्या, यस सर, बिल्कुल लेगा। तभी तो उसने कंज्यूमर से चार्ज नहीं किया, नहीं तो कंज्यूमर से चार्ज कर लेता ना। तो यदि हम यहाँ पे देखें, इधर पे देखें, ट्रेडर के लिए, फॉर ट्रेडर, ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना बन रहा है, ट्रेडर का आउटपुट टैक्स कितना बन रहा है, ट्रेडर का आउटपुट टैक्स बन रहा है 21,600, राइट।
लेकिन ट्रेडर ने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है, ऑलरेडी कितना पे कराया, वो ऑलरेडी कितना पे कराया है इनपुट टैक्स, कितना 18,000, ठीक है 18,000 का उसने टैक्स पे कराया, तो उसको नेट कितना पेबल है, नेट पेबल हाउ मच, निकालो फटाक से, नेट पेबल कितना हो रहा है 21600 माइनस 18,000 कितना हुआ 3600, अभी 3600, ठीक है। अभी क्या करो, ये जो इसने वैल्यू ऐड किया है, किसने, ट्रेडर ने, इसका 20,000 का 18% निकालो तो कितना हो रहा है, 20,000 का 18% कितना हो रहा है, निकालो 20,000 का 18%, सर ये तो 3600 हो गया, 3600 हो गया सर, यस बेटा 3600 हो गया। मतलब क्या, मतलब ये कि सप्लाई चेन के हर स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड होगी गुड्स में, उस एडिशन पे ही जीएसटी पे करना है। मतलब क्या फिर से सुनिए, यहाँ पे टोटल 2 स्टेज है, एक है मैन्युफैक्चरर टू ट्रेडर, दूसरा ट्रेडर टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर को बेचा 1,18,000 फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, ट्रेडर ने कितनी वैल्यू ऐड की 20,000, तो ट्रेडर को फाइनल वैल्यू कितना पड़ा 141600 इंक्लूडिंग जीएसटी। 1 लाख का परचेस प्राइस, 20,000 का वैल्यू एडिशन, 120 का 18%, 21600 इक्वल टू 141,600, ठीक है सर, समझ में आया। 2 स्टेज है, एक मैन्युफैक्चरर टू ट्रेडर, एक ट्रेडर टू कंज्यूमर। हम अभी यहाँ पे ये इतना कैलकुलेशन किए हैं जो किनारे ये, ठीक है, जो कैलकुलेशन किया हमने कि नेट पेबल कितना है, ट्रेडर नेट टैक्स कितना पे करेगा गवर्नमेंट को 3600, वो 3600 किस पे कैलकुलेट हो रहा है, जो वैल्यू ऐड हो रहा है। मतलब क्या, जिस स्टेज पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सप्लाई चेन के जिस स्टेज पे जितनी वैल्यू ऐड होगी, उस वैल्यू एडिशन पे ही हम जीएसटी पे करेंगे उस स्टेज पे। मतलब उसके पहले जो जीएसटी पे कर रखा है उसका इनपुट टैक्स ले लेंगे, खत्म बात, ठीक है सर। अभी आप 2 वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। सर एक बार एक्सप्लेन करिए ना कि इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो समझो कि इनपुट टैक्स क्या है। इनपुट टैक्स क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स परचेस कर रहे हो रीसेल करने के लिए, आपने गुड्स परचेस किया, तो परचेस करते टाइम जो आपने टैक्स पे किया, ठीक है, जो टैक्स आपने पे किया है, जो रिसिपिएंट ने टैक्स पे किया है, किसको, सप्लायर को, ठीक है, कुल मिला के एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट जो आप जीएसटी पे करोगे वो आपका इनपुट टैक्स, एट द टाइम ऑफ सेल जो आपकी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी दैट इज द आउटपुट टैक्स। एक बार समझिएगा, किधर पे समझिएगा, इधर पे समझिएगा। मैन्युफैक्चरर इज सप्लायर, ट्रेडर इज रिसिपिएंट, ट्रेडर इज सप्लायर, कंज्यूमर इज रिसिपिएंट। सर ये क्या है, सप्लायर इज द पर्सन जो गुड्स सेल करेगा, रिसिपिएंट जो गुड्स रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन हो रहा था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर सप्लायर था, रिसिपिएंट क्या था, मेरा ट्रेडर था। मतलब क्या, इस ट्रांजैक्शन में जितना टैक्स रिसिपिएंट ने पे किया है एट द परचेस करने के लिए किसको, सप्लायर को, वो उसका इनपुट टैक्स। यहाँ पे ट्रेडर ने पे किया 18,000 किसको, टू द मैन्युफैक्चरर, तो 18,000 इज इनपुट टैक्स फॉर ट्रेडर। इधर देखते हैं, यहाँ पे तो सर ट्रेडर सप्लायर बन गया ना, यहाँ पे ट्रेडर सप्लायर बन गया। अब क्या, गुड्स बेच रहा है किसको, कंज्यूमर को, ठीक है, तो गुड्स बेचते टाइम किसको, कंज्यूमर को बेचते टाइम, ठीक है, गुड्स सेल करते टाइम जो जीएसटी चार्ज करेगा, कौन चार्ज करेगा, ट्रेडर, सॉरी नॉट ट्रेडर, सप्लायर चार्ज करेगा रिसिपिएंट से, वो होता है आउटपुट टैक्स, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो सप्लायर जो अमाउंट चार्ज करेगा रिसिपिएंट से वो उसकी आउटपुट टैक्स, और जो रिसिपिएंट पे करेगा सप्लायर को एट द टाइम ऑफ परचेस वो उसके लिए इनपुट टैक्स। तो एक बार सर अपन क्या करते हैं, एक बार अपन काम करते हैं सर, इसको देखते हैं और फिर उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। देखो ये जो जीएसटी है, ठीक है, 18,000 का, ये आउटपुट टैक्स भी है, ठीक है, इनपुट टैक्स भी है। पर आउटपुट टैक्स किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर यहाँ पे सप्लायर है। इनपुट टैक्स किसके लिए है, ट्रेडर के लिए, क्योंकि ट्रेडर यहाँ पे रिसिपिएंट है, ठीक है, ट्रेडर परचेस कर रहा है। अब अपन नीचे चलते हैं, नीचे जो 18% जीएसटी चार्ज हुआ है किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। इसमें बताओ बेटा, आउटपुट टैक्स ही बस है। आउटपुट टैक्स किसके लिए होगा, ट्रेडर के लिए होगा, राइट।
ट्रेडर के लिए आउटपुट टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडर सप्लायर है। कंज्यूमर के लिए कोई इनपुट टैक्स नहीं होता बेटा, कंज्यूमर ने तो गुड्स कंज्यूम किया ना, तो बर्डन तो उसी को बियर करना पड़ेगा। हाँ, यदि यहाँ पे कोई और पर्सन होता जो गुड्स को फर्दर रिसेल करेगा, ठीक है, तो फिर उसके लिए इनपुट टैक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे एंड कौन है? कंज्यूमर ही है, तो कंज्यूमर को तो बियर करना पड़ेगा ना, तो कंज्यूमर के लिए तो इनपुट टैक्स की बात आती नहीं है। इनपुट टैक्स की बात केवल आएगी ट्रेडर के लिए। ठीक है सर, आया समझ में? अब सर एक बार अपन रीड कर लेते हैं फटाक से कि अपने मटेरियल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है विच हैज सब्ज्यूम्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। एग्जांपल सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स whose incidence is borne by the consumers who ultimately consume the product or service। मतलब जो फाइनल कंज्यूमर रहेगा, जो एंड कंज्यूमर रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन वही बियर करते हैं। और जीएसटी क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं प्री जीएसटी सिनेरियो और पोस्ट जीएसटी सिनेरियो। सेम एग्जांपल है, फटाक से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। प्री जीएसटी सिनेरियो क्या था? मैन्युफैक्चरर था, ट्रेडर था। मैन्युफैक्चरर गुड्स सेल किया ट्रेडर को कितने की? 1 लाख की। एक्साइज ड्यूटी कितने लगा? 18%। फाइनल प्राइस 1,18,000 कौन पे कर रहा था? ट्रेडर पे कर रहा था। किसको? मैन्युफैक्चरर को। ट्रेडर विल पे। ठीक है, उसके बाद सर क्या हुआ? ट्रेडर ने क्या किया? गुड्स किसको बेचा? कंज्यूमर को भेजा। लेकिन कैसे भेजा? वैल्यू ऐड करने के बाद। ठीक है, गुड्स बेचा किसको? कंज्यूमर को 20,000 की वैल्यू ऐड करने के बाद। लेकिन यहाँ पे ट्रेडर के लिए परचेस प्राइस 1,18,000 था। क्यों? क्योंकि वो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है, तो वो सामने वाले से चार्ज करेगा ना भाई, वो अपना घाटा क्यों करेगा? ऐसे सोचो, 1,18,000, 20,000 की वैल्यू एडिशन 1,38,000 पे वैट लगाया 18%, 24,840, फाइनल प्राइस 162,840। कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है सर, कंज्यूमर पे करेगा। अभी अपन नीचे देखते हैं क्या हो रहा था। एक तो हो रहा था अपना टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, वैट अपन क्या एक्साइज ड्यूटी पे लगा रहे थे, हमने रिवर्स कैलकुलेट करके ही बताया कि मतलब प्री जीएसटी सिनेरियो पे जो फाइनल प्राइस बन रहा, पोस्ट जीएसटी सिनेरियो पे जो फाइनल प्राइस बनेगा, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी प्लस 18% ऑन एक्साइज ड्यूटी, मतलब एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट ऑन एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, फिर क्या होता है मेरा? फिर टैक्सेस वर लेविड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। यस, इसलिए दैट्स वाई ट्रेडर कांट टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी अगेंस्ट वैट। ठीक है, बताया ना भाई मैं, जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिला ही नहीं, उस पैसे का आईटीसी इनपुट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगा आपको? बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है सर, पोस्ट जीएसटी सिनेरियो समझते हैं। फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है, देयर इज ओनली वन टैक्स, दैट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सो क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेज इज अवेलेबल फॉर सेट ऑफ। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर 1 लाख का गुड्स था, 18% जीएसटी था, फाइनल प्राइस 1,18,000 ट्रेडर पे करेगा। फिर उसके बाद अपन देखते हैं, फिर नीचे आता है ट्रेडर भाई साहब। ट्रेडर क्या कर रहा था? 20,000 की वैल्यू ऐड करके कंज्यूमर को भेज रहा था, मगर यहाँ पे ट्रेडर के लिए परचेस प्राइस कितना हो गया? 1 लाख। वाई 1 लाख? बिकॉज 18,000 का उसको क्रेडिट मिल जाएगा ना बाबू, 18,000 का उसको क्रेडिट मिल जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे परचेस प्राइस कितना हो जाएगा? 1 लाख। वैल्यू एडिशन 20,000, फाइनल प्राइस 1,20,000। इसमें लगा देंगे 18% जीएसटी, 21,600। तो फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर पे कर रहा था वो हो रहा था 141,600, 141,600। ठीक है सर, अभी इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अपन यहाँ देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे तो कंज्यूमर कितना पे कर रहा है? प्री जीएसटी में 162,840, पोस्ट जीएसटी में 141,600। क्यों? क्योंकि अब टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या? ट्रेडर कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ 18,000 पेड टू मैन्युफैक्चरर अगेंस्ट 21,600। मतलब ट्रेडर की आउटपुट टैक्स बन रहा था 21,600 का, उसने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे किया था 18,000, तो यहाँ पे नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा था? 3,600, जो क्या है? जो तुम्हारा 20,000 का जो वैल्यू ऐड किया है, राइट, उसका 18%। मतलब क्या? सप्लाई चेन के हर स्टेज में जितना भी वैल्यू एडिशन होगा उतने पे ही जीएसटी लगेगा, उतने पे ही जीएसटी पेबल बनेगा उस स्टेज पे। ठीक है, 20,000 का 18%, यस सर, 3,600, परफेक्ट। अब परफेक्ट, अभी अपन नीचे देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स क्या होता है? जो आप पे करोगे एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट। आउटपुट टैक्स क्या होगा? जो सप्लायर चार्ज करेगा रेसिपिएंट से एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, तो जो टैक्स किसने? मैन्युफैक्चरर ने लेवी किया था, किसके ऊपर? ट्रेडर के ऊपर, वो आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स है मैन्युफैक्चरर के लिए, इनपुट टैक्स है ट्रेडर के लिए। और जो टैक्स लेवी किया था किसने? ट्रेडर ने कंज्यूमर के ऊपर, वो आउटपुट टैक्स किसके लिए है? केवल ट्रेडर के लिए। वहाँ पे इनपुट टैक्स की बात ही नहीं आती, क्योंकि कंज्यूमर तुम्हारा एंड कंज्यूमर है, बर्डन उसी को बियर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट एज इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स। यस, बिल्कुल भी लॉजिक ही नहीं बनता है भाई, जिस चीज़ का क्रेडिट हम तुमको दे रहे हैं तुम उसका बर्डन कंज्यूमर पे क्यों पास कर रहे हो? गलत बात है। ठीक है,
ठीक है सर, ये था हमारा क्या, जीएसटी, जीएसटी प्री जीएसटी सिनेरियो, पोस्ट जीएसटी सिनेरियो। अब सर अपन पढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। ठीक है सर, हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी। उसकी भी हमारे पास एक मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या है, मेमोरी टेक्निक क्या है हमारे पास, एक बार हम देखते हैं क्या है। लव वर्सेस सीए, लव वर्सेस सीए नो हसल, लव वर्सेस सीए नो हसल। सीधी बात, प्यार और सीए एक साथ नहीं चल सकता है, एक बार में एक ही चीज़ होगी। ठीक है सर, आपने मेमोरी टेक्निक बताई, लव वर्सेस सीए नो हसल। यस बेटा, लव वर्सेस सीए नो हसल। ठीक है ना, लव वर्सेस सीए नो हसल। ठीक है सर, आ गया समझ में। अब इसी वर्ड पे बार बार इतना एम्फेसाइज करने की क्या ज़रूरत है, आ गया ना। नहीं होती हमारी कोई लव लाइफ, हम सीए स्टूडेंट्स हैं, हम 24/7 पढ़ाई करते हैं, हम वीकेंड में भी क्लासेस करते हैं, हम फेस्टिवल में भी क्लासेस करते हैं। तो अब आप हमारे मज़े मत लो। ठीक है बेटा, नहीं लेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। समय समय की बात होती है, कुछ समय की बात है, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एक बार हम क्विकली इसको रीड करते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है। पहली बात तो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग में ये पढ़ाने का कुछ मतलब नहीं है, बट चूँकि अब मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ A to Z, तो मैं ये भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हमारी मेमोरी टेक्निक है लव वर्सेस सीए, लव वर्सेस सीए। ठीक है, सो लव स्टैंड्स फॉर लेविड, लेविड मतलब क्या, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई। ओके, दूसरा वर्सेस, वर्सेस में क्या आता है, वी मीन्स वैल्यू एडेड, मतलब अंडर जीएसटी टैक्स इज लेविड ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। हमने दिखाया ना 20,000 का 18%, 3600। उसके बाद आता है क्या, सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, मतलब जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जो कंज्यूम करेगा उसको बर्डन बियर करना पड़ेगा। फिर नो हसल, नो मीन्स नो स्टैंड्स फॉर नो टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया जीएसटी में। ठीक है, फिर आता है क्या, हसल, हसल से हम लेंगे एच, एंड एच स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइजेशन। व्हाट, हार्मोनाइजेशन। पहले क्या था, डिफरेंट लॉस था, डिफरेंट प्रोसीजर से डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस थे। अभी क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, एक लॉ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक प्रोसीजर है और एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स है, अब क्या है, यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स है एंड यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ टैक्सेस है। ठीक है, ठीक है सर। अब अपन पढ़ेंगे क्या, अब अपन पढ़ेंगे बेटा कि टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, क्या कि जीएसटी के अंदर कितने टैक्सेस हैं। ठीक है, लेकिन वो समझने के पहले बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है सर, समझ लेते हैं, आप समझाएंगे, हम समझ लेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल समझाऊंगा मैं। क्या होता है टाइप ऑफ टैक्सेस, जीएसटी के अंदर कितने प्रकार के टैक्सेस हैं, उसके पहले अपने को जानना है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है, व्हाट इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। सर पहले तो बताओ सप्लाई क्या होता है। ओहो, गुड क्वेश्चन बेटा। बट सप्लाई जीएसटी के अंदर देयर इज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, इट्स बेटर कि सप्लाई क्या होता है ये आप इंटरमीडिएट में ही सीखें, आपके जीएसटी के प्रोफेसर आपको अच्छे से बताएंगे। अभी अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं, ऊपर से जान लो इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इससे आपको टाइप ऑफ टैक्सेस समझने में आसानी होगी। ठीक है सर, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है यही बता दो आप, सप्लाई की डेफिनेशन हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है बेटा, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है तुम्हारा लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरा होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले मैं बताता हूँ इंट्रा स्टेट सप्लाई। यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन सेम स्टेट है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है, इन दैट केस वो तुम्हारी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। मतलब क्या, सप्लाई विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है सर। अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, जस्ट अपोजिट। मतलब क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट में है या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है या फिर एक स्टेट में है एक दूसरे यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, इन दैट केस वो सप्लाई तुम्हारी इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। हम बोलेंगे सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स और सप्लाई बिटवीन टू यूनियन टेरिटरीज। ओके, ठीक है सर। लोकेशन ऑफ सप्लायर पता है सर। ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ प्लेस जहाँ पे गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूम होंगे, यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज अल्टीमेटली कंज्यूम होंगे, वो हमारा होगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब क्या जीएसटी के अंदर कितने टैक्सेस हैं ये समझने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी, मेरा इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इंटर स्टेट दोनों अलग अलग जगह पे हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट्स पे हैं या टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज पे हैं या एक स्टेट पे और एक दूसरा यूनियन टेरिटरी पे। इन दैट केस क्या होगा, वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, मतलब बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है,
प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ प्लेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। ठीक है सर, अब तो बता दो टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होता है। बिल्कुल बताते हैं ना बेटा, टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होता है। सॉरी, टाइप ऑफ टैक्सेस कितने होते हैं अंडर जीएसटी, क्या होता है, नहीं टाइप ऑफ टैक्सेस कितने होते हैं अंडर जीएसटी। देखो टाइप ऑफ टैक्सेस जनरली क्या 4 टाइप के होते हैं। ओके, जनरली टाइप ऑफ टैक्सेस 4 हैं किसके अंदर जीएसटी, मतलब जीएसटी के 4 फॉर्म हैं। एक है सीजीएसटी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है यूटीजीएसटी मींस यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर अब आपने तो बता दिया कि 4 तरह के टैक्स होते हैं, मगर अब उनको एक्सप्लेन कौन करेगा। आपने तो केवल फुल फॉर्म बताया, बता देता हूँ बेटा। जो सीजीएसटी है वो कलेक्ट करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एसजीएसटी है कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। जो यूटीजीएसटी है कौन करेगा, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट करेगी। जो आईजीएसटी है वो कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ओहो सर, देख के तो ऐसा लग रहा है कि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के साथ पार्शियलिटी हो गई। क्यों बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी भी कलेक्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी भी कलेक्ट कर रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। पहले आईजीएसटी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका मतलब क्या है कि सीजीएसटी प्लस ओके एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी और सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी। देखो या तो तुम्हारा एसजीएसटी चार्ज होगा या तो तुम्हारा यूटीजीएसटी चार्ज होगा, दोनों चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, मगर सीजीएसटी तो रहेगा ही रहेगा। तो यदि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी, सर ये क्या प्लस प्लस लगा रखा है, अच्छे समझाओ ना। समझाता हूँ बेटा, देखो समझना बात को। सीजीएसटी का जो रेट होगा और जो एसजीएसटी का रेट होगा उन दोनों का टोटल करके अपन आईजीएसटी चार्ज करेंगे। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, उसमें से जो स्टेट का पोर्शन होगा या फिर जो यूनियन टेरिटरी का पोर्शन होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगा, रिटर्न करेगा। मतलब क्या, समझो एक बार। टैक्स कितने 4, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी ये तुम्हारे आते हैं अंडर इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब यदि तुम्हारा सप्लाई विद इन सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी है तो या तो सीजीएसटी लगेगा, तो सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी लगेगा या फिर यूटीजीएसटी लगेगा। एक बार फिर से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि आपका सप्लाई विद इन सेम स्टेट है या सेम यूनियन टेरिटरी है, मतलब वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इन दैट केस तुम्हारा सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी लगेगा और यूटीजीएसटी लगेगा। मतलब क्या एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में कोई एक ही लगेगा सीजीएसटी के साथ। ठीक है सर, वो मेनली डिपेंड करता है कि क्या, जैसे कि वो मेनली डिपेंड करता है कि जो सप्लाई है वो किसी स्टेट में हुई है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में हुई है। यदि पौंडीचेरी में हुई है तो पौंडीचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी, इन दैट केस सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। पर यदि मान लो कर्नाटक में हुआ है तो इन दैट केस वो तुम्हारा क्या हुआ, वो तुम्हारा स्टेट हो गया, तो तुम्हारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। ठीक है सर, और ये दोनों का जो फाइनल रेट होगा, सपोज 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, टोटल 18% आईजीएसटी लगेगा। कब लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई में लगेगा। मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ बायर अलग अलग स्टेट पे है। सप्लायर मेरा महाराष्ट्र का है मगर मेरा क्या कहते हैं, बायर मेरा तेलंगाना का है। सप्लायर मेरा महाराष्ट्र का है, बायर मेरा तेलंगाना का है। इन दैट केस इट्स एन इंटर स्टेट सप्लाई, तो तुम्हारा आईजीएसटी लगेगा। बायर का मतलब है प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, बट बायर तुम्हारा कहाँ बैठा, कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, और सेलर कहाँ बैठा, तुम्हारा महाराष्ट्र में बैठा है। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, आईजीएसटी लगेगा। ये आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अब सर एक डाउट आया, क्या डाउट आया, जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, आपने कहा उसमें से जो स्टेट का पोर्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को रिइंबर्स कर देगा। तो यहाँ पे तो 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र तेलंगाना दोनों को रिइंबर्स करेगा? नहीं बेटा, एक को ही करेगा ना, दोनों को क्यों करेगा? जीएसटी तुम्हारा क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। क्या होता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। मतलब जहां कंजम्पशन होगा उस स्टेट का हक बनता है। तो कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, तेलंगाना में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को जो उसका शेयर है आईजीएसटी के अंदर वो उसको रिइंबर्स कर देगा। तो ये थे बेटा ये था हमारा क्या, टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। ठीक है, अभी सर आप बता रहे थे कि जैसे हमने अपने एग्जांपल में भी देखा कि मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, कंज्यूमर है। तो ट्रेडर ने जो टैक्स पे किया था किसको, मैन्युफैक्चरर को, उसका वो इनपुट टैक्स ले रहा था, जिसको अपन क्या बोलते हैं जीएसटी के अंदर, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑलरेडी पेड। मतलब क्रेडिट ऑफ टैक्सेस ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट के टाइम में तुमने ऑलरेडी जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट ले लेना कब, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है सर, ले लेंगे। लेकिन सर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी। अभी सर किसका क्रेडिट किसके अगेंस्ट लेंगे, कुछ समझ नहीं आया, मतलब मेरे को समझ नहीं आया।
बेटा मतलब सर आप जो बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, समझते हैं एक बार, अच्छे से समझना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है कर्नाटक में, ठीक है, एक सप्लाई हुई, ठीक है, जिसमें क्या था, मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, ट्रेडर था, कंज्यूमर था। मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर से चार्ज किया कितना 18%, जिसमें क्या था, जिसमें CGST था 9, SGST था 9। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है इंटर स्टेट सप्लाई, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ी सी हो गई बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, वैल्यू कितनी से 100, ठीक है। फाइनल रेट GST का कितना है 18%, ठीक है, जिसमें से मेरा CGST कितना 9, SGST कितना 9, ठीक है। तो 100 रुपये की वैल्यू पे आप 9% से चार्ज करोगे तो 9 रुपये की CGST, 9 रुपये की SGST। ओके, यस सर, ओके। अभी ट्रेडर ने क्या किया, सेल किया किसको, कंज्यूमर को, सेम स्टेट है, ठीक है, कितने का किया, वैल्यू इसने कितनी बनाई, इसने बनाई 120, ठीक है, सेम रेट है, कितना CGST, SGST, ठीक है, कितना 18% से 99 ईच, ठीक है, लगा लो, कैलकुलेट कर लो, 120 का 18% डिवाइड बाई 2 कितना 10.8। अभी सर ये 10.8 और 10.8 की जो लाइबिलिटी आ रही है और जो मैंने यहाँ पे 18 रुपये ऑलरेडी पे करके आया हूँ, इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। जैसे मेरी CGST की लाइबिलिटी खड़ी है 10.8, CGST का क्रेडिट है 9 रुपीज़ और SGST का क्रेडिट है 9 रुपीज़, SGST की लाइबिलिटी है 10.8। तो सर मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको पे करूं? क्या मैं 10.8 की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए 9 रुपये का CGST यूज़ कर लूं और रिमेनिंग SGST यूज़ कर लूं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, इसका एक रूल होता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कौन सा टैक्स डिस्चार्ज करने के लिए आप किस टैक्स का क्रेडिट यूज़ करोगे, किस टाइप ऑफ टैक्स का क्रेडिट यूज़ करोगे। ठीक है, इसका रूल क्या है बेटा, रूल क्या है कि जो अपनी CGST है, ओके, जो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो CGST का क्रेडिट होगा, उसको आप पहले कहाँ यूज़ करोगे, उसको पहले आप यूज़ करोगे CGST की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। फिर यदि कुछ बचता है इन दैट केस आप यूज़ करोगे IGST की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। ऐसे ही है क्या, SGST है तो सबसे पहले आप SGST की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करोगे, SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो SGST की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करो, उसके बाद यदि बचता है तो IGST की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करो। पर सर यदि IGST है तो ठीक है, यदि IGST ही है तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप IGST की क्रेडिट डिस्चार्ज करो, फिर यदि जो बचता है तो आपको जो डिस्चार्ज करना है CGST या SGST, किसी की भी क्रेडिट, किसी की भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दो। मतलब क्या, मतलब IGST ऐसा है जो सबके साथ घुल मिल जाएगा, पर CGST और SGST की आपस में नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ऐसा होगा ही नहीं कि SGST की क्रेडिट से आप CGST की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करो या CGST की क्रेडिट से आप SGST की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करो। मतलब CGST एंड SGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड ओके अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया। अब अपन देखते हैं क्या जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब अपन सीखते हैं क्या जनरल एंट्रीज। ठीक है, कि इनपुट GST और आउटपुट GST की क्या जनरल एंट्री होगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जनरल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके सीखते हैं। अपन लेंगे ट्रेडर्स की बुक, केवल ट्रेडर की। अपन सेम एग्जांपल उठाएंगे, कौन सा, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, कंज्यूमर वाला, जिससे हमने क्या सीखा था कि प्री GST क्या सिनेरियो था, पोस्ट GST क्या सिनेरियो है। अपन क्या करेंगे, उसमें केवल ट्रेडर की बुक में सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेडर की बुक में दोनों एंट्रीज होंगी, परचेस की भी, सेल की भी और GST सेट ऑफ की भी। तो अपन पहले देखते हैं ट्रेडर की बुक में परचेस की एंट्री कैसे होती है। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, गुड सेल किया, कितने का, 1 लाख का, किसको, ट्रेडर को। GST लाइबिलिटी कितनी, 18%। ओके सर, प्राइस कितना, 1 लाख, GST कितना, 18%, फाइनल प्राइस 1,18,000। मतलब ट्रेडर कितना पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, 1,18,000। एज्यूमिंग कि ये परचेस क्रेडिट परचेस है, कैश परचेस नहीं, मतलब इमीडिएट पेमेंट नहीं हुआ है, 1 और 2 मंथ्स लेटर पेमेंट होगा। तो आज के डेट पे क्रेडिट परचेस हो गई है। तो आप सबको पता है बेटा कि परचेस की एंट्री क्या होती है। ओके, क्रेडिट परचेस की एंट्री क्या होती है, फटाक से बताओ मेरे को। चलो अपने बुक्स में नोट करो, बनाओ, जनरल एंट्री बताओ, परचेस की क्या जनरल एंट्री होती है। ठीक है, क्या डेबिट करूंगा मैं, परचेस अकाउंट डेबिट करूंगा। यस सर, परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है सर, क्रेडिट किसको करूंगा,
क्रेडिट करूँगा क्रेडिटर्स को क्यों क्रेडिट करूँगा, क्योंकि क्रेडिट परचेस है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट। अभी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरर का कोई नाम नहीं है, सो लेट्स से क्रेडिटर इज द मैन्युफैक्चरर, ओके सॉरी मैन्युफैक्चरर इज द क्रेडिटर, ठीक है। अपन परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे, 1 लाख और 1,18,000। सर 1 लाख से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी आने के बाद हमारे ट्रेडर के लिए परचेस प्राइस कितनी है, 1 लाख रुपीज़, नॉट 1,18,000। क्यों, 18,000 का उसको क्रेडिट मिलेगा ना भाई आगे जाके, तब जब उसको मिलना ही है क्रेडिट, उसको क्रेडिट मिलना ही है, तो वो परचेस की प्राइस क्यों बढ़ाएगा अननेसेसरी। और क्रेडिटर अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे अपन, 1,18,000। मतलब 18,000 का हम क्या करेंगे सर, 18,000 हम करेंगे इनपुट जीएसटी में डेबिट। 18,000 हम क्या करेंगे बाबू, 18,000 हम क्या करेंगे, 18,000 हम डेबिट करेंगे, किधर डेबिट करेंगे, इनपुट जीएसटी अकाउंट में, ओके। इनपुट जीएसटी अकाउंट में अपन क्या करेंगे, 18,000 डेबिट करेंगे। सर इनपुट जीएसटी डेबिट क्यों कर रहे हैं सर, क्या ये मेरा असेट अकाउंट है, हाँ बेटा ये आपका असेट अकाउंट है, आपका पैसा किसी और के पास रखा है, आप इसको यूज़ करोगे फ्यूचर की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आपका पैसा किसी और के पास रखा है, आपके बिहाफ में किसी और ने टैक्स पे कर दिया, किसी और ने गवर्नमेंट को दे दिया, और गवर्नमेंट बोली कि जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है हम आपको क्रेडिट दे देंगे। क्रेडिट दे देंगे मतलब आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर लीजिएगा। तो क्या मैं इसको रिसोर्स मान सकता हूँ अपना, क्या मैं इसको अपना असेट मान सकता हूँ, यस सर मान सकते हैं, आपका असेट है, आप इसको यूज़ करोगे, क्यों यूज़ करोगे, फ्यूचर की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। तो असेट्स का क्या होता है, अपन एक रूल पढ़े थे क्या, कि यदि किसी ट्रांजेक्शन की वजह से असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो अपन क्या डेबिट करेंगे, उस असेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे असेट अकाउंट क्या है हमारा, इनपुट जीएसटी अकाउंट, तो अपन इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कर दिए, क्यों, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये 1 लाख क्या है, 1 लाख है मेरा नेट अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 18,000 क्या है अमाउंट ऑफ जीएसटी, 1,18,000 क्या है टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है सर। ये हो गई ट्रेडर की बुक्स में क्या की एंट्री, परचेज की, ठीक है सर। अब आगे बताइए ना, बताते हैं ना बेटा, इतने क्या जल्दीबाजी कर रहे हो, ना तुम कहीं जा रहे हो ना हम कहीं जा रहे हैं। अब अपन समझते हैं क्या, ट्रेडर ने जो कंज्यूमर को सेल किया, उसकी अपन क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात तो क्या है, ट्रेडर के लिए परचेस प्राइस कितनी थी, 1 लाख, ट्रेडर ने वैल्यू कितनी ऐड की, 20,000, तो फाइनल वैल्यू कितनी बनी, 1,20,000, जीएसटी लगा 18% से कितना, 21,600, फाइनल प्राइस कंज्यूमर के लिए कितनी हुई, 141600, ओके 141600, ठीक है सर। अभी क्या ट्रेडर के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं सेल की, बताओ फटाक से सेल की क्या एंट्री होती है, एंड एज्यूमिंग इट इज़ अ क्रेडिट सेल कर रहे हैं अपन, ठीक है। बताओ फटाक से जनरल एंट्री बताओ ना बेटा, इतने अच्छे से सिखाया है मैंने आप सबको, ठीक है सर। बताते हैं एंट्री क्या होगी हमारी, पहले तो अपन डेटर अकाउंट डेबिट करेंगे, यस बाबू, डेटर अकाउंट अपन डेबिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट क्या करेंगे सर, अपन क्रेडिट करेंगे अपन सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे सर, ठीक है। कर दो, डेटर अकाउंट कितने से डेबिट करोगे, 141,600, जितना मेरे को कंज्यूमर से लेना है। सेल कितने से करोगे बताओ, 141 की 120, एक्चुअल में तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, 1,20,000 और 1,41,000, 1,20,000 और 1,41,000, सर 1,20,000, ठीक है सर, कर दो फिर 1,20,000 क्रेडिट। अब सर बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बेटा तुम्हारा जाएगा टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, कितना 21,600। ये क्या हुआ सर, आउटपुट जीएसटी आपने क्रेडिट करा दिया, क्या ये मेरी लायबिलिटी है, यस सर ये आपकी लायबिलिटी है, ये सप्लायर की लायबिलिटी है। क्यों सर, सप्लायर ने सेल किया, सप्लायर की जिम्मेदारी है, सप्लायर के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ये, कि तुम चार्ज तो कस्टमर से करोगे मगर पे तुम्ही को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का कहना है, सॉरी बेटा, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि देख भाई सप्लायर, तू चार्ज चाहे किसी से भी कर, वो मेरी दिक्कत नहीं है, पर तूने सेल किया है, तूने सप्लाई किया है, तो टैक्स तो हम तेरे से ही लेंगे। तो एक कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पास ऑन करना है, कर दे, वो मेरी दिक्कत नहीं है। यदि तू कंज्यूमर से नहीं लेगा तो फिर हम तेरे जेब से लेंगे। तो डिसाइड कर ले तेरे को क्या करना है, तू कंज्यूमर से चार्ज कर
कर ले, करना है कर ले, नहीं करना है मत कर। मगर मेरे को किसको, गवर्नमेंट को, किसको, निर्मला सीतारमण जी को किससे चाहिए जीएसटी, सप्लायर से ही चाहिए। सप्लायर के ऊपर ही लाइबिलिटी है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में क्या होता है, चीज़ें पलट जाती हैं, रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। वो सब आप इंटर में जब आप जीएसटी पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से सीखोगे, अभी उस पर मत जाओ। अभी हमारे पास जो भी एग्जाम्पल है सब हमारे पास फॉरवर्ड चार्ज के हैं। मतलब क्या, लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, लाइबिलिटी आएगी किसके ऊपर, सप्लायर के ऊपर। और यदि इनकेस रिवर्स चार्ज का कोई ट्रांजेक्शन आता भी है, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। ट्रीटमेंट जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो अपन उसको भी देखेंगे कि यदि रिवर्स चार्ज का कोई ट्रांजेक्शन आ जाता है तो हम उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको। अभी के लिए आप क्या समझो कि सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी है, तो सप्लायर एट द टाइम ऑफ सेल किसको, कंज्यूमर को, कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा और पे किसको करेगा, गवर्नमेंट को। मतलब ये जो 21,600 है, ठीक है, मतलब ये जो 21,600 है, ये सप्लायर का नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। सप्लायर बस कस्टमर से चार्ज करके रखेगा, फिर गवर्नमेंट को देगा, ठीक है, ऐसा। तो क्या हमने देखा दो चीज़ें, परचेस के केस में हमने क्या डेबिट किया, इनपुट जीएसटी। क्यों, वो हमारा असेट है, असेट क्यों, हमारा पैसा किसी और के पास रखा है, और जो हमने पे किया हम उसको उसका क्रेडिट अवेल करेंगे। क्यों अवेल करेंगे, आउटपुट टैक्स पे करने के लिए, आउटपुट टैक्स पे करने के लिए, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। तो मतलब सर जो हमारे ट्रेडर भाई साहब हैं, जो उनके लिए ये 21,600 की आउटपुट जीएसटी है, क्या वो इसको डिस्चार्ज करने के लिए 18,000 की जो इनपुट जीएसटी है उसको यूज़ कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जीएसटी का वही तो फ़ायदा है कि जो टैक्स पे करके आ गए उसको भूलो मत, उसका क्रेडिट लो और कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन करो, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, दो एंट्रीज हो गई, परचेस के टाइम पे क्या, सेल के टाइम पे क्या। अब सर जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के टाइम पे अपन क्या एंट्री पास करेंगे, मतलब अभी तो हमने क्या किया, परचेस किया तो एंट्री मारा, सेल किया तो एंट्री मारा, अपने को अब जीएसटी पे भी तो करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। उस टाइम पे हम क्या एंट्री मारेंगे, सबसे पहले हम अपन क्या करेंगे, अपना इनपुट टैक्स यूटिलाइज करेंगे, ठीक है सर, करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि जो आउटपुट टैक्स है, जो आउटपुट जीएसटी है, ये आपके लिए क्या लायबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जब आप इसको पे करोगे तो आप क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, डेबिट करेंगे ना सर, उसकी वैल्यू घटाएंगे ना, हमेशा अपने बुक्स में सेम अमाउंट पे थोड़ी खड़ा रखेंगे, उसको अपन डेबिट करेंगे और हटाएंगे अपनी बुक से। तो एंट्री क्या मारेंगे, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से, 21,600 से, ठीक है सर, टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, ठीक है सर, कितना खड़ा हुआ है हमारे पास क्रेडिट, 18,000 का। अब रिमेनिंग का हम क्या करेंगे सर, रिमेनिंग अपन पे करेंगे गवर्नमेंट को, अपने बैंक से पे करेंगे। क्यों पे करेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे हमने वैल्यू ऐड की थी 20,000 की। अब जब 20,000 का तुम प्रॉफिट कमाओगे, 20,000 का तुम वैल्यू एडिशन करोगे तो उस पर तुमको जीएसटी तो पे करना पड़ेगा। तो 3600 का क्या हुआ, जो 20,000 का तुमने वैल्यू एडिशन किया था ना, किसने, ट्रेडर भाई साहब ने, उसका 18% 3600 वो बैंक से पे करेगा, ठीक है सर। मतलब क्या, कुल मिलाकर देयर आर 3 जनरल एंट्रीज, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कंसोलिडेटेड ले लिया ना आउटपुट जीएसटी, इसको अलग अलग तोड़ दो, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, कब क्या कैसी जनरल एंट्री पास होगी, कौन सी जीएसटी में यूज़ करूँगा, सब ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा। और अपन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे ना तो एक ट्रांजेक्शन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। अभी जनरल कॉन्सेप्ट पकड़ो। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप सेल करोगे तो आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो उसको आप क्रेडिट करोगे। जब आप परचेस करोगे तो आपका एसेट क्रिएट होगा, इनपुट जीएसटी कैसे एसेट हुआ सर, उसको आप यूज़ करोगे। क्यों यूज़ करोगे, आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए। फिर जो रिमेनिंग रहेगा उसको आप बैंक से पे करोगे, ठीक है सर। तो ये था हमारा क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी अपन एक बार देख लेते हैं क्या जनरल एंट्रीज क्या है। देखो सबसे पहले क्या, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, यहाँ पे पहले सेल के बारे में बताया है। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स अकाउंट डेबिट, यस सर, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। डेटर अकाउंट को कैसे डेबिट करेंगे, ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। उससे तो मेरे को पूरा पैसा लेना है ना कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर से तो पूरा पैसा लूंगा इंक्लूडिंग जीएसटी, मगर अपनी सेल कितना बनाऊंगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि जीएसटी मेरा है ही नहीं, जीएसटी गवर्नमेंट का है भाई, वो मैं अपने पास रख के फालतू टेंशन क्रिएट कर रहा हूँ। जितनी जल्दी पे कर दो उतना अच्छा, गवर्नमेंट के नोटिस से बचो, सारे रेगुलेशंस फॉलो करो। तो अपन सेल्स अकाउंट को कैसे क्रेडिट करेंगे, नेट अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जो मेरा एक्चुअल में रेवेन्यू है। आउटपुट जीएसटी को मैं क्या करूँगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो बेटा एट द टाइम ऑफ परचेस हमने क्या एंट्री सीखी, हमने सीखी कि परचेस अकाउंट डेबिट, जो एक्चुअल में मेरा परचेस अमाउंट है वो मीन्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। इनपुट जीएसटी क्रेडिट, क्यों, क्योंकि मेरा असेट है। क्रेडिट क्या करेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, ग्रॉस इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ बेटा, उसका तो पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा ना यार,
क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेस रिसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती है, सप्लायर के ऊपर आती है। तो सप्लायर तो तुमसे पूरा ही पैसा मांगेगा ना, तो उसको तो तुम्हें पूरा ही देना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तुमने परचेस किया उससे, वो अलग बात है कि फ्यूचर में तुम इनपुट जीएसटी का टैक्स क्रेडिट ले लो, लेकिन अभी तो तुम्हें उसे पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। इसके बाद आता है क्या, इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है, अपन क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी है, हम पे कर रहे हैं। आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी यूज टू पे आउटपुट जीएसटी। तो ये थी बेटा क्या हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज। इसके बाद शायद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है। क्या टॉपिक बचा है कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। सबसे पहले देख लो, इनपुट जीएसटी क्या होता है, क्रेडिट कैन बी अवेल्ड हिंस असेट, बताया मैंने आपको। आउटपुट जीएसटी चार्ज्ड टू द कंज्यूमर पेबल बाय द सप्लायर हिंस लायबिलिटी। ठीक है, अपन देखते हैं क्या डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। देयर आर 3 पॉइंटर्स, पहला नेचर, दूसरा रिवर्सल, तीसरा यूटिलाइजेशन। इन 3 पॉइंटर के बेसिस पे हम दोनों के डिफरेंस निकालेंगे। पहला क्या है, नेचर, एट द टाइम ऑफ परचेस, यस, परचेस ऑफ गुड्स, फिक्स एसेट और सर्विसेज, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होता है। यस, डेबिट होता है, क्यों, क्योंकि हमने उसे पे किया है। एट द टाइम ऑफ सेल हम उसका क्रेडिट लेंगे, तो हमारे लिए वो आज की डेट पे एसेट हो गया है। आउटपुट जीएसटी, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, फिक्स एसेट या सर्विसेज, आउटपुट जीएसटी अकाउंट इज क्रेडिटेड। यस सर। रिवर्सल ऑफ जीएसटी, इनपुट जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। ठीक है, क्या लिखा है कि इनपुट जीएसटी जो तुमने पे किया है कब, एट द टाइम ऑफ परचेस आर रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग के सिचुएशन। पहला क्या, परचेस रिटर्न। यस सर, 100 रुपये का सामान खरीदा था, 20 रुपये का लौटा दिया, क्यों, डिफेक्टिव था। तो 20 रुपये का जो तुमने सामान लौटाया उस पर तुम जीएसटी पे ही नहीं करोगे। जब तुम जीएसटी पे ही नहीं करोगे, किसको, क्रेडिटर को, तो तुम्हारा हक भी नहीं बनता ना भाई उसमें इनपुट जीएसटी लेने का। तुमने तो परचेस ही किया नहीं, परचेस किया भी था तो लौटा दिया, तो इन दैट केस तुमको इनपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। ड्राइंग की, तो ड्राइंग कैसे होगा सर, परचेस का ड्राइंग से कैसे रिलेशन है, बताओ। 1-2 लेक्चर पहले ही बताया था मैंने, अपन एग्जाम्पल भी किया उसका। बताओ, जो ऑनर है कौन है, जो प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस से क्या किया, गुड्स विड्रॉ किए, किस चीज़ के लिए, फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज़। जब परचेस किया था तो इनपुट जीएसटी अकाउंट इज डेबिटेड, क्यों, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ सेल था। ठीक है, तो उसको मेरे को पे करना है। लेकिन आज की डेट पे क्या है, मैंने उसमें से 1000 रुपये का सामान पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो मेरा परचेज अकाउंट जाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा ना, कैपिटल मेरा कम होगा ना, मैंने विड्रॉ कर लिया इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो जो मैंने विड्रॉ कर लिया पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, तो उसके लिए तो एंड कंज्यूमर तो मैं ही हो गया ना मेरे भाई, एंड कंज्यूमर मैं ही हो गया, तो मैं जीएसटी क्यों अवेल करूँगा, मैं वो जीएसटी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बांट दिया, प्रमोशन कर दिया, उस केस में भी क्या हुआ कि एंड कंज्यूमर तो मैं ही हुआ ना, फ्री में बांटा मैंने, प्रमोशन कर दिया मैंने, किसको कर दिया, फ्री में कस्टमर्स को बांट दिया, उनसे मैं कुछ चार्ज नहीं करूँगा, तो इन दैट केस एंड कंज्यूमर तो मैं ही हो गया ना, तो मैं इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा मेरे को, इनपुट जीएसटी मेरे को बियर ही करना पड़ेगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट, ओके, लाइक देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट। ठीक है, अपने जीएसटी के अंदर लाइक कभी कभी क्या होता है, आप गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसको सप्लाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस वी विल नॉट रिवर्स क्या, अपना इनपुट जीएसटी, क्यों, क्योंकि मैं सप्लाई करूंगा, सप्लाई किया मैंने, आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी है, तो दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दूंगा। लेकिन यदि वो सप्लाई नहीं है, सपोज मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री में और वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा है, इन दैट केस मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस मेरे को जीएसटी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। देखो इतना घबराओ मत, क्योंकि तुम अकाउंटिंग का एग्जाम लिखोगे, जीएसटी का नहीं लिखोगे, तो इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, और यदि पूछेंगे भी तो जवाब क्वेश्चन में ही दे देंगे वो, तो अपने को घबराना नहीं है, अपने को जनरल एंट्री आनी चाहिए, दैट्स इट। ये सब तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं जनरल एंट्री बताऊँगा तो समझ नहीं आएगा ना बच्चों, तो एक बार बेस क्रिएट करना तो जरूरी है, तो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। बाकी आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, ट्रांजैक्शन सिंपल ट्रांजैक्शन रहेगा, और यदि गिफ्ट वगैरह का इनमें से कोई केस आता भी है, ठीक है, जैसे कि ये वाला देख लो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट सेम डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, तो ये क्वेश्चन में मेंशन कर देगा वो कि क्या, कि सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अपने को जनरल एंट्री बनाना रहेगा बस ट्रांजैक्शन को समझ के। गुड्स लॉस इन फायर और थेफ्ट, चोरी हो गया या फायर में लॉस हो गया, या आग लग गई, आग में नुकसान हो गया हमारा, ठीक है, नुकसान हो गया, मैं आगे तो बेच ही नहीं पाया, ठीक है, एंड कंज्यूमर मैं ही हो गया, उसका मेरा ही नुकसान हो गया, तो मेरे को जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी ऑफ सप्लाईज विच आर नॉट अलाउड टू बी अवेल्ड बाय रेसिपिएंट, कुछ ब्लॉक क्रेडिट हुआ तो वो,
आउटपुट जीएसटी आप कब रिवर्स करोगे? आउटपुट जीएसटी चार्ज इज रिवर्स्ड व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेजर। यदि कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर देगा, इन दैट केस आपको आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। सेल्स रिटर्न। फिर आता है क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। इनपुट जीएसटी अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन द टैक्स इज पेड बाय यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स। बहुत सिंपल था, अपन उसको क्रेडिट ही तो कर रहे थे मेरे भाई। आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी, बस वही लिखा हुआ है कि यूटिलाइजेशन के टाइम पे इनपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था क्या? ये था हमारा पूरा कंप्लीट सेशन ऑन अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।